हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम राहुल है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ साल पहले मेरे साथ घटी थी। उन दिनों मैं जॉब के लिए कानपुर से मुंबई अपने दोस्त के घर आया था। नसीब की बात यह है कि मुझे अपने दोस्त के ही एक कंपनी में जॉब मिल गई थी। मैं अपने दोस्त के साथ ही रहता था, खाता पीता था। कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि किसी के घर ज़्यादा दिन रुकना भी ठीक नहीं है। मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके अंधेरे में एक फ्लैट रेंट पे ले लिया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, मुझे आज भी याद है वो दिन, 4 दिसंबर 2019। पूरे दिन काम से थक हार के मैं घर लौट रहा था। थक इतना गया था कि मुझे खाना बनाने का भी मन नहीं था। मैंने सोचा ऑनलाइन ही कुछ फूड ऑर्डर कर लेता हूँ। मैंने ज़ोमैटो से फूड ऑर्डर किया। मुझे वहाँ पर बताया गया कि आपका फूड आधे घंटे के अंदर डिलीवर हो जाएगा। मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। मैं जैसे ही नहाने जा रहा था तभी मेरी मम्मी का कॉल आया। काफ़ी दिन बाद मम्मी से बात होने से कैसे टाइम बीत गया, पूरा 1 घंटा मुझे पता ही नहीं चला। सडनली मुझे याद आया कि मैंने जो खाना ऑर्डर किया है वो अभी तक मुझे मिला नहीं। तो मैंने शिकायत करने के लिए ज़ोमैटो पे वापस कॉल किया। उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो फूड है वो आधे घंटे पहले ही निकल चुका है, हम आपको थोड़ी देर में इन्फॉर्म करते हैं। जैसे ही उनका कॉल कटा वैसे मेरे घर की बेल बजी। मैं गुस्से में दरवाज़ा खोला तो बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके सर पे गहरी चोट थी, वहाँ से खून भी निकल रहा था। मेरा गुस्सा एकदम डर में बदल गया। मैं थोड़ा खौफ में आ गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप ठीक तो हो, आपको कोई मदद चाहिए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इतना बोला, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ सर, आपका खाना मैं नीचे भूल गया हूँ, शायद मैं लेके आता हूँ। इतना बोल के वो नीचे चला गया। इतने में ही वापस से मुझे ज़ोमैटो से कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि जो डिलीवरी बॉय मेरा फूड लेके आ रहा था उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो चुका है और वो वहीं पे मर चुका है। इतना सोच के ही मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। तो मैं सोचा कि अभी जो मुझसे मिल के गया वो कौन था। मैं भाग के सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैंने देखा वहाँ पर कोई डिलीवरी बॉय नहीं था। मैंने जाके वॉचमैन से पूछा। वॉचमैन ने भी मुझे बताया कि यहाँ पे कोई डिलीवरी बॉय नहीं आया। मैं आज भी सोचता हूँ, तो क्या जिससे मैं मिला वो डिलीवरी बॉय की आत्मा या भूत था? और अगर था तो मुझसे मिलने क्यों आया था? रात के 8 बज रहे थे। मेरे मामा की लड़की की हल्दी थी। सब नाच गाने में व्यस्त थे। मैं और मेरे मामा का लड़का काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हम दोनों यूं ही बातें कर रहे थे और घर के टेरेस पे मामा लोग और उनके काफ़ी सारे दोस्त शराब पी रहे थे। हमको ऊपर से एक आवाज़ आई, राज बेटा यहाँ आना जरा। मैं और मेरे मामा का लड़का ऊपर गए। हम दोनों को एक काम बताया गया, बाजार से चिकन लाने का। रात का अंधेरा था। मैं और मेरे मामा का लड़का बाइक लेके निकल गए। हम लोग वहाँ से चिकन लेके जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में हमें एक आदमी मिला। उन्होंने हमारी बाइक रोकी। वो हमसे बोल रहा था, ये चिकन मुझे दे दो, ये चिकन मुझे दे दो। मेरा मामा का लड़का थोड़ा गुस्सा हो गया। अभी तेरे बाप ने चिकन खाया है, चल भाग यहाँ से। वो थोड़ा गुस्से में आ गया। हमने उसको नज़रअंदाज करते हुए घर वापस लौटे। सब नाच गाने में अभी भी व्यस्त थे, पर दुल्हन वो थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी। वो बार बार कही जा रही थी, वो चिकन मुझे दे दो, चिकन मुझे दे दो। सब ये बात सुन के हैरान थे।
क्योंकि आज तक उसने कभी भी कोई मीट या चिकन नहीं खाया था और ना ही कभी उनके घर पे कोई चिकन बना था। सब समझ गए कि कोई प्रेत आत्मा या भूत का खेल है। यह बात मैंने जाके अपने मामा के लड़के को बताई कि ऐसी ऐसी बात है। काफ़ी हल्ला मचने के बाद दुल्हन से भूत भगाने के लिए तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने वहाँ पे पूजा पाठ किया और उसकी जो भी गतिविधियाँ होती है वो सब उसने की और फाइनली उस भूत ने अपनी मांग रखी कि उसे चिकन चाहिए और उसको चिकन दिया गया। फिर जाके वो हमारी मामा की लड़की से गया। काफ़ी लोग होते हैं जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते। देखो यार, अगर भगवान है तो भूत भी एग्जिस्ट करते हैं, मानो या ना मानो, पर जिनके साथ हादसा होता है वही लोग ये बात समझ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये जो कहानी आपको मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, इसे याद करके आज भी मुझे रात में नींद नहीं आती। हमारे घर से 7 से 8 किलोमीटर दूर हमारा एक खेत है, जहाँ पर पापा रात को खेत की देखभाल करते हैं ताकि कोई खेत को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तो हुआ कुछ ऐसा कि शाम का वक्त था, मैं खा पी कर मस्त अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। पापा का फ़ोन आया, मुझे बताया कि बेटा आप यहाँ पे आ जाओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और खेतों का थोड़ा ध्यान रख लो। मैंने भी हाँ कर दिया और रात के तकरीबन 10 या 11 बजे मैं बाइक लेके खेत की तरफ निकल गया। खेत तक जाने का रास्ता सुनसान से रास्ते से मैं जाते हुए खेत तक पहुंचा। मैंने पापा को बोला कि कोई बात नहीं पापा, आप आराम करो, मैं खेतों का ध्यान रखता हूँ। पापा ने अपनी खटिया एक पेड़ के नीचे रख के सो गए। मैं ऐसे ही खेतों में घूम रहा था, खेतों का ध्यान रख रहा था और ऐसे ही अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। तभी अचानक पापा को एहसास हुआ कि पापा की छाती पे कोई बैठा है और उनका गला दबा रहा है। पापा ने चिल्लाने की कोशिश की पर वो चिल्ला नहीं पाए और उन्होंने आजू बाजू देखा तो मैं भी नहीं देख रहा था। उनको ये डर लगा कि शायद ये चुड़ैल मुझे मार दिया। पापा ने चिल्लाया जोर से, गौतम गौतम। और उनकी चीख सुन के मैं दौड़ के उनके पास पहुंचा। पापा ने मुझे बताया कि वो जब सो रहे थे तो उनके छाती पे कोई बैठ के उनका गला दबा रहा था और जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। जैसे कोई लड़की हंस रही हो। ये सुन के मैं भी डर गया। पापा मुझे बोले कि बेटा खेत हम बाद में देखेंगे, अभी चलो प्लीज़ यहाँ से घर चलो। मैंने भी पापा को बोला कि हाँ ठीक है पापा, चलो घर चलते हैं। और हम दोनों बाइक पे घर जाने लगे। हमें एहसास हुआ कि हम जैसे ही घर जा रहे थे तो हमारे पीछे जो झाड़ पे कूद कूद कर कोई पीछा कर रहा था। ये देख के मैं डर गया और मेरा बाइक से बैलेंस बिगड़ा और हम गिर गए। पापा मुझे बोले कि यहाँ से भागो, बाइक भले स्टार्ट नहीं हो रही, यहाँ से हम भाग के जाते हैं। हम गिर गए। वापस से मैंने बाइक उठाई और स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और हमें लगातार किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। पापा ने मुझे बोला कि बाइक यहीं पे छोड़ो और घर तरफ भागो। हम लोग भागते भागते घर तरफ जा रहे थे। हमारे पीछे गांव के ड्रेस में कोई महिला भाग रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसकी हाइट तकरीबन 7 से 8 फीट लंबी थी। मैं तो तेज़ भाग पा रहा था पर पापा की तबीयत ठीक ना होने से वो उतना तेज़ नहीं भाग पा रहे थे। उस चुड़ैल ने पापा का पैर पकड़ के उनको नीचे गिरा दिया। मैं वापस से पीछे मुड़ा और पापा को संभाला। मैं पापा को संभालते हुए मैं भी भाग रहा था और वो चुड़ैल जोर जोर से पीछे चिल्ला रही थी। मुझे याद नहीं कि हम दोनों कैसे गिरे और हम दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डे आँख खुली, हम घर पे थे,
हम दोनों को लगातार 20-25 दिन तक बुखार रहा। हमारा झाड़ फूँक भी काफ़ी टाइम किया गया। हमको रात को ऐसा एहसास होता था कि घर के बाहर कोई महिला खड़ी है या कोई लड़की ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। ये थी मेरी आप बीती, जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम स्मिथ है। यह मेरा एक डरावना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये घटना मेरे साथ अक्टूबर 2008 में घटी थी। तब मैं 22 साल का था। मेरे एक स्कूल के दोस्त ने मुझे बताया कि हम उसके गांव झालोर राजस्थान जाते हैं नवरात्रि मनाने। मुझे वैसे भी घूमना फिरना और ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो मैंने हामी भर दी। वैसे भी नवरात्रि चल रही थी, तो ये घूमने का एक अच्छा मौका था। मुंबई से हम माउंट आबू के लिए और वहाँ से झोलार तक की 20 घंटे की बस यात्रा कंप्लीट करके झालार का एक छोटा सा गांव था, वहाँ पहुँचे। मुझे याद नहीं कि उस गांव का नाम क्या था। वह बिल्कुल ऐसा था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने सोचा था। वो बहुत डेवलप्ड सिटी जैसा नहीं था, नॉर्मल सा छोटा सा गांव था। मेरे दोस्त को वहां पर एक घर में देवी पूजा करनी थी। मुझे बेसिकली उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं बस घूमने आया था। मेरे दोस्त ने बताया कि वहां के घर की महिला में माता रानी का आशीर्वाद है और नवरात्रि के आखिरी दिन सूर्यास्त के बाद उन पर माता रानी आते हैं और वो उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो लोग उनके पास जाते हैं। वो लोग काफ़ी लोग की समस्या भी ठीक करते हैं। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तक वह सब खत्म हुआ तब तक लगभग 10 बज चुके थे। मेरे दोस्त ने मुझे उसके घर पर रुकने को कहा, लेकिन अगले ही दिन मुझे कोई ज़रूरी काम होने से मैं मुंबई पहुंचना चाहता था। मैंने वहां रुकने से मना कर दिया। मैं वापस रुककर और समय बिताने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसके बजाय मैंने उसे भी मुंबई जाने के लिए मना लिया था। हमें माउंट आबू रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते थे, जो कि वहां से 120 किलोमीटर दूर था। यह एक सुनसान गांव था। माउंट आबू स्टेशन पहुंचने के लिए रात का समय था, तो हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिली। वहां पर कोई भी परिवहन खोजना लगभग असंभव था। कुछ प्रयास के बाद हमें एक आदमी मिला जिसने कुछ दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि हमने उसे डबल पैसे देने की बात की। आखिरकार वो मान गया। उसने हमें कहा कि वह लगभग 30 मिनट में आ जाएगा और वहां से हम माउंट स्टेशन जाने के लिए निकल जाएंगे। इस बीच हमें गांव वालों ने वापस रहने और वहीं पे रुकने का आदेश दिया। इस बीच गांव वालों ने हमें वहीं रुकने को कहा और उस समय यात्रा करने से मना कर दिया। उन्होंने हमें कहा, बेटा इस वक्त जाना ठीक नहीं है, आप यहाँ पर नए नए हो तो आपको यहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो कृपया आप अभी कहीं भी यात्रा ना मत कीजिए और यहीं पे रुक जाइए। सुबह फिर आप निकल जाना। मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा। मुझे उसी टाइम वहाँ से जाना था, क्योंकि दूसरे दिन मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था। वह आखिरकार वहाँ पहुँचा। अंत में हम वहाँ से निकल गए। मेरा आलसी दोस्त पिछली सीट पे बैठा था। वह एक जीप थी, 4 सीटर जीप। मैं ड्राइवर के बाजू में बैठा और मेरा दोस्त पीछे बैठ गया। वह भी बहुत थक गया था, तो इसलिए वो सो गया पीछे बैठे बैठे।
वहाँ केवल हमारे जीप की लाइट ही दिख रही थी, बाकी पूरा रोड अंधेरे से भरा था। बहुत ही खराब रास्ता था, वहाँ पे गड्ढे बहुत थे, इसलिए ड्राइवर बहुत धीमी स्पीड से जीप चला रहा था। कभी कभी तो ड्राइवर इस तरह से जीप कर देता था जैसे कि पूरी जीप हमने रोक दी हो। वह रोड बहुत गड्ढे वाला था। हम वो रास्ता पार करते करते आगे पहुंचे। अचानक से मेरे कान में आए आए ऐसा आवाज सुनाई दिया, जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो। वह सुनते ही मुझे लगा कि जीप के पीछे कोई है। अचानक से मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। मैं बहुत डर गया। मैंने उसी पल पीछे देखा, वहां पर मेरा दोस्त गहरी नींद में सोया था। मैंने अगले ही पल मेरे ड्राइवर की ओर देखा, वह भी मुझे उसी तरह घूर रहा था जैसे मैं उसे देख रहा था। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। अचानक से मेरे ड्राइवर ने चिल्लाया और मुझे कहा कि पीछे मत देखना। मैं उसकी चीख सुन के बहुत डर गया। मैं तो समझा आज हम मारे जाएंगे। गांव वाले जो बात कह रहे थे वो सच थी और मैं अफसोस कर रहा था कि हम रात को क्यों निकले। ड्राइवर भी अफसोस कर रहा था कि वो हमें आबू तक छोड़ने क्यों आया। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पे पैर रख दिया। जीप ने स्पीड पकड़ ली। तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी जीप भाग रही थी। ड्राइवर ने मुझे कहा, मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा है, पीछे मुड़कर मत देखना वरना मारे जाओगे। वैसे आगे बढ़ते बढ़ते हमारी जीप से तकरीबन 200 मीटर दूर हमें कोई आदमी रोड पार करता हुआ दिखा। वो हमारी जीप देख के रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया। मैंने ड्राइवर को बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए जीप मत रोकना। ड्राइवर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ड्राइवर ने उस पर जीप चला दी, बट वो धुएं की तरह गायब हो गया। मैं समझ गया कि ये रास्ता हॉन्टेड है, गांव वालों की बात सच है। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं बस प्रार्थना कर रहा था कि यहाँ से कैसे भी करके हम जिंदा मुंबई तक पहुँच जाए। मेरा दोस्त सो ही रहा था, उसको इस वाक्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ड्राइवर भी बहुत घबराया हुआ था। इस तरह हम डरते हुए आबू स्टेशन पहुंचे। वहां से ड्राइवर हमारे पास पैसे लेके चला गया। उसने हमें कहा कि साहब फिर मत ऐसे आना, और वहां से हम मुंबई की ट्रेन पकड़ के पहुंचे। तो ये थी मेरी आप बीती। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी राजस्थान घूमने जाऊंगा। मेरा नाम समीर है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी हुई एक सत्य घटना है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। हुआ कुछ ऐसा कि उन दिनों मैं मुंबई में जॉब करता था। मैं 2 साल तक अपने माता पिता से दूर रहा था। मैं मुंबई में ही जॉब कर रहा था। एक दिन मुझे मेरा दोस्त का कॉल आया। एक दिन मेरे दोस्त राजू का मुझ पे कॉल आया। उसने बताया, यार समीर, 2 साल हो गए यार तुझे मुंबई जाए, कभी तो यार मिलने आया कर। आना यहाँ पे, मस्ती करेंगे बचपन की तरह। वो याद है ना हम लोग खेतों में जाते थे सब्जियां चूरने, तो आ यार कभी मिलने। मैंने भी सोचा कि हाँ यार 2 साल से मैं गांव नहीं गया, तो चलो गांव जाते हैं। मैंने अपने बॉस से बात की और पूरे वीकेंड की छुट्टी ले ली। मैं गांव आ गया। मम्मी पापा मुझे देख के बहुत खुश थे क्योंकि मैं 2 साल के बाद गांव लौटा था। मेरा दोस्त भी मुझसे मिलके बहुत खुश था। 2 दिन मुझे गांव में घूमते घूमते ही हो गए। काफी साल बाद मैं गांव देख रहा था।
तो काफ़ी कुछ बदल गया था। एक दिन मेरे और मेरे दोस्त राजू ने प्लान किया कि क्यों ना हम बचपन की तरह फिर से मस्ती करते हैं, जैसे हम बचपन में जाया करते थे खेतों में सब्जियां चुराने। हमने प्लान किया कि आज रात 1 बजे मैं और राजू उसके खेत में मिलेंगे और कहीं खेतों में जाके चोरी करेंगे। रात के 1 बजे मैं उठा। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे राजू के खेत में कुछ काम है, इसलिए राजू ने मुझे अभी बुलाया है। अपने घर से निकल गया। राजू के खेत में मैं और राजू मिले। वहां से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर हम एक खेत पे गए। वह खेत आलू की सब्जी का था। हम दूर से देख रहे थे कि उस खेत के चारों तरफ सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत घूम रही है और खेत की चक्कर काट रही है। ये देख के थोड़ी देर मैं और मेरा दोस्त डर गए। हमें लगा कि कोई होगा जो अपने खेत का ध्यान रख रहा हो। हम धीरे धीरे से उसके नजदीक गए। मैंने देखा तो वो महिला चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में उड़ रही थी। ये देख के मैं और राजू दोनों बहुत डर गए। जब हमने उसे ध्यान से देखा, उसका फेस बहुत डरावना और खौफनाक था। उसका फेस पूरी तरह से कटा कटा था और उसकी आंखें सफेद थी। मैं और राजू झाड़ियों के पीछे छिप गए और छिपके से उसे देख रहे थे। पता नहीं उसे कैसे पता चल गया कि हम यहाँ छिपे हैं, और अचानक से वो उड़ती हुई हमारी तरफ दौड़ी। ये देख के मैं और राजू बहुत ज्यादा डर गए और वहां से हम बहुत तेज भागे। भागते भागते हम एक घर दिखा। घर के दरवाजे को खटखटाया। अंदर से कोई आदमी आया। क्या भाई, इतनी रात को क्या काम है? हमने जो हमारे साथ हुआ वो उसे बताया। उसने कहा, क्या यार, इतनी रात को क्यों मजाक कर रहे हो? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जाओ यार सोने दो। उसने हमारी बात नहीं मानी। वो चुड़ैल हमसे कुछ दूर खड़ी हमें ही घूर रही थी और हंस रही थी। ये देख के मैं और राजू बहुत ज्यादा डर गए। हमें लगा कि आज तो ये हमें मार ही देगी। हम फिर से बहुत तेज भागे। हम फिर से बहुत तेज भागे। एक जगह पे आके वो चुड़ैल रुक गई। शायद से उसकी सीमा वहीं तक होगी। वो बोली, आज तो छोड़ रही हो, आज बच गए। आइंदा कभी यहाँ आए तो मारे जाओगे। हम वहां से सीधे भाग के हमारे घर गए। हमारे साथ जो घटना हुई हमने हमारे मम्मी पापा को बताया। उन्होंने हमें बहुत डांटा कि वहां जाने की क्या जरूरत थी। वहां जो खेडूत था, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी और वही अब उसके खेत का ध्यान रखती है। यह घटना के बाद मुझे और राजू को बहुत तेज बुखार आ गया। हमने काफी बाबाओं को भी दिखाया, फिर भी कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ा। मेरा शरीर दिन ब दिन दुबला होता जा रहा है। मुझे पता नहीं कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने काफी बाबाओं को भी दिखाया है, पर कोई असर नहीं हो रहा। हाल ही में मैंने एक बाबा से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझे एक धागा दिया और बताया कि जब तक जिंदा हो इस धागे को पहने रखना। जिस दिन ये धागा निकलेगा फिर से तुम्हारे जान को खतरा होगा। मेरी हालत थोड़ी ठीक है। पता नहीं उस चुड़ैल ने मेरे साथ ऐसा क्या किया। ये थी मेरी आप बीती। मेरा नाम निशांत है।
आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरे ही साथ कुछ महीने पहले घटी थी। ये बिल्कुल एक रियल इंसिडेंट है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं अपने 4 दोस्तों के साथ मनाली से चंडीगढ़ जा रहा था। हमने सुबह ही अपना होटल रूम पूरा चेक कर लिया था। और मैं और मेरे दोस्तों ने तय किया कि हम रात को ड्राइविंग करेंगे। रात को हम चंडीगढ़ के लिए निकल गए। मौसम काफी अच्छा हो रहा था। 4 दोस्त मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। अचानक से हमने देखा सड़क की लेफ्ट साइड एक गाड़ी खड़ी है और एक सुंदर सी लड़की जिसने गुलाबी ड्रेस और जीन्स पहनी थी, वो मदद के लिए हाथ कर रही है। हम चारों सोच में पड़ गए कि इस लड़की को लिफ्ट देनी चाहिए या नहीं। मैं और मेरे 2 दोस्त मान गए, पर पता नहीं मेरा एक दोस्त नहीं माना। मैंने जाके उस लड़की के साइड में गाड़ी खड़ी कर दी। उस लड़की ने बताया, मुझे थोड़े आगे तक छोड़ दोगे? मेरा दोस्त नाराज हो गया और वो मुझ पे चिल्लाया, तो मुझे गाड़ी आगे भगानी पड़ी। हमने उसे लिफ्ट नहीं दी। आगे जाके हम में बहस हो गई। हम बात कर रहे थे कि ऐसे किसी लड़की को अनजाने रोड पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे बीच बहस हो गई कि ऐसे किसी लड़की को बीच सड़क में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं सोच रहा था कि गाड़ी रिवर्स कर लूं। अचानक से मैंने देखा वही सेम कार, वही सेम लड़की सेम ड्रेस में फिर से लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी। मेरे साथ चारों दोस्त चौंक गए कि अभी तो ये लड़की पीछे थी। हम समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर के बाद वही सेम लड़की वापस से हमें दिखाई दी। इस बार हम चारों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए। इस तरह हमें वो लड़की 4 से 5 बार दिखाई दी और जब हमने उसे लास्ट बार देखा तो एक भयानक रूप में थी। उसने बोला कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए बच गए, वरना चारों के चारों मारे जाते। हम बहुत डर गए थे। हम गाड़ी भगाते रहे। हम चारों बहुत डर गए थे। हम गाड़ी बस भगाए जा रहे थे। तकरीबन 2 से 3 घंटा ड्राइव करने के बाद एक ढाबे पे हमने गाड़ी रोकी। हमारे साथ जो घटना हुई, हमने वहाँ ढाबे वाले से बातचीत की। उसने हमें एक न्यूज़पेपर दिखाया और बताया कि आज से 2 दिन पहले यहाँ पर एक लड़की की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। हम लोग ये देखते ही चारों सुन्न हो गए। हमें पता चल गया कि ये वही लड़की की रूह थी। अच्छा हुआ कि हमने उसे कार में नहीं बिठाया, वरना पता नहीं हम चारों के साथ क्या होता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है। आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आया हूँ जो कि एक परेशान आत्मा की है। यह कहानी एक गांव की है जिसका नाम है कोलागढ़। गढ़ का जंगल बहुत भयानक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का ज़्यादा डर था। वहाँ के लोग का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होती है। उन्होंने भी इस बात पर तय किया जब उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत रहती थी। उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोगों उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी, सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम बोलाराम था, वो शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। आने जाने का एक ही रास्ता था, वो भी जंगल से गुजरता था। इसलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे।
और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ से लटकती हुई नजर आई। वो एकदम से डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देखा। क्या हुआ भोला राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा। वो लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया। क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चल कर देखते हैं। देखते क्या है, एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। लाश को देखते गांव वालों ने कहा कि ये तो वो पागल की लाश है ना। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो इसे, ये तो वह पागल है ना, वैसे भी कौन इसे अग्नि संस्कार देगा, इससे तो पूरा गांव परेशान था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोग ने कहा कि ऐसे नहीं करते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा हाँ तो जाओ ना, उतार लो उसकी लाश और कर दो दाह संस्कार। आए बड़े समझाने वाले। जंगल में वैसे भी आत्माओं की कमी नहीं है और एक और आत्मा बढ़ जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों 8-10 दिन तक वह लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्ते से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। आर्या ने सोचा कि यह मेरा वहम था और वह आगे चलने लगा। तभी एकदम से उसकी ओर एक सांड दौड़ता हुआ आया और उसे जोर से टक्कर मारकर चला गया। आर्या उल्टा गिरा, उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो देखा कोई नहीं था। उसने जैसे ही आगे देखा, उसके आगे एक औरत खड़ी थी। वह एकदम से डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि एक तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई, नाखून बड़े बड़े थे। वह देखकर ऐसा डरा कि वहां ही बेहोश हो गया। उसकी आंख जब खुली तो वो एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगलों के बीच पाया। उसे चारों ओर से आवाजें आ रही थी, कहीं पत्तों की आवाजें, कहीं जंगल में दहाड़ रहे शेर की आवाज। वह वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। अब वो और डरता जा रहा था कि अभी तो एक आत्मा से पाला पड़ा है, अब अंधेरा होते ही कितनी भूतों से पाला पड़ेगा क्या पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा कि नहीं। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वह भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते ना जाने वो कैसे जंगल से बाहर निकल गया। उसको इस हालत में देखकर लोगों ने कहा इतनी रात को कहाँ से आ रहा है, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और विश्वास नहीं हो रहा था कि वो गांव में जिंदा आया है। वो घर पहुंचा और जाकर चादर ओढ़ के सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा और उसने कुछ जवाब नहीं दिया। रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसे परेशान आत्मा को देखा। वह उससे रो रो कर कह रही थी मुझे बचा लो, मुझे इस नर्क से बचा लो, लोग मुझे मार डालेंगे। वो रो रो कर कह रही थी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे इस नर्क से निकालो, वो आत्मा मुझे मार डालेगी। ऐसा खौफनाक सपना देखकर वो उठ खड़ा हुआ। उसके पसीने छूट रहे थे और वो सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जागा। जब उसकी बीवी ने उसे जगाने के लिए हाथ लगाया, उसका चेहरा उसकी तरह दिख रहा था। वो चिल्ला पड़ी
तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो। ना शाम को खाया, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मुझे तो बताओ। उसने सारी बात बताई। तब वह जाकर समझी कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई कि वह पागल औरत का भूत अब सबको परेशान करेगा। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी है, जो जंगल से आ रही थी, कि मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अब हम लोग करें तो क्या करें? तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी, वही सब ये मांजरा देख सकता है। तब किसी एक आदमी ने कहा कि पास के एक गांव में नत्थित लाल भगत जी रहते हैं। वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था, तब उन्होंने ही आत्मा से उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा, ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बताई। भगत जी ने कहा कि तुम उसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल होने के बावजूद तुम चार लकड़ी का बंदोबस्त नहीं कर पाए। इंसान चाहे कैसा भी हो, जब वो मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसे कंधा देने से पीछे नहीं हटता। पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो, अब जो भी हो गया है उसे निपटने के लिए अब तैयार रहो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उसे वह आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उसे पूछा, तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है? तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मारा। गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा कर रख दिया है। उसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, इससे जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, मैं हरिया को भी यही बात बताना चाहती थी। जब तक मैं सब हरिया को बताती, उससे पहले ही उस दरिंदे ने उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उसे उससे बचा लिया था। तब पंडित जी सब समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। उस आत्मा ने कहा, चलो मैं तुम्हें वो पेड़ के पास ले चलती हूँ जहाँ मेरा शरीर दफन करके रखा है उस दरिंदे ने। भगत जी कुछ लोग को लेकर उस जगह पर गए और उस पागल औरत की लाश को निकाला और सम्मान सहित उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वो किसी को नहीं दिखाई दी और आज तक ये बात पता नहीं चली कि वो दरिंदा कौन था जिसने उस औरत के साथ ऐसा सब किया। मेरा नाम निखिल है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम अपने चाचा की रिक्शा चलाता हूँ। मैं रिक्शा रात के टाइम चलाता हूँ और होता ऐसा है कि जितना देर तक आप रिक्शा चलाओ उतनी कमाई ज़्यादा होती है। तो मेरे खुद के खर्चे निकालने के लिए मुझे रिक्शा चलाना पड़ता है। तो हुआ कुछ ऐसा, एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरे दोस्त के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान था, जो कि मैं भूल चुका था। तो मेरे दोस्त नाराज़ थे मुझसे। मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था तो मैंने उसे 12 बजे विश नहीं किया, तो वो भी मुझसे नाराज़ थी। मैं मायूस होके कॉलेज से घर लौटा। मैंने बोला, साला आज का दिन ही खराब है यार। बारिश लगातार चालू थी। पूरा दिन मेरा बहुत खराब गया। रात के समय मैंने चाचा को बोला, चलो चाचा, मैं रिक्शा चलाने जा रहा हूँ। मेरे चाचा ने कहा, बेटा ध्यान रखना, आज बारिश ज़्यादा है तो बहुत देर तक रिक्शा मत चलाना, जल्दी घर वापस आ जाना।
मैंने कहा ठीक है चाचा, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। मैं रिक्शा लेके निकल गया। उस दिन यातायात कम थी, बारिश ज़्यादा होने के कारण कोई पैसेंजर भी नहीं मिल रहा था। मैं अपने रिक्शा में अपनी बुक्स साथ रखता था क्योंकि खाली टाइम में उसे पढ़ सकूं और स्टडी कर सकूं। मैंने देखा कि बस स्टॉप पे एक पैसेंजर खड़ा है, हाथ में छाता लिए। मैं रिक्शा लेके उसकी ओर चल दिया। मैंने देखा तो वो एक चाचा थे जो बारिश में छाता लेके खड़े थे। मैंने बोला, चाचा कहाँ जाना है, चलो मैं ले चलता हूँ। चाचा ने कहा, बेटा आगे एक गांव है, वहीं तक। मैंने उनको बिठा दिया। मैं रिक्शा चला रहा था और टाइम पास के लिए मैंने अपना रेडियो ऑन करके किशोर कुमार के गाने लगा दिए। मैंने चाचा से कहा, चाचा आज तो बहुत धुआंधार बारिश है, लगता है कहीं बाढ़ आएगी। चाचा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। पीछे मैंने मिरर से पीछे देखा, चाचा मुझे मिरर से घूर रहे थे। मैंने मन ही मन में कहा, क्या खड़ूस आदमी है यार। मैं गाने एंजॉय करता करता रिक्शा चला रहा था। अचानक से मुझे रास्ते में दो लोग दिखे जो बाइक को धक्का दे रहे थे। मैंने जाके जब उनके पास रिक्शा रोकी तो वो मेरे दोस्त थे कॉलेज के। क्या यार निखिल, यार अच्छा हुआ तू मिल गया। देखना यार, मूवी देख के वापस आ रहे थे, साला पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने कहा, तुम्हारा तो ये रोज का है, रुको मेरे पास है, मैं देता हूँ। उतनी ही देर में मेरा दोस्त मुझे बोला, क्या निखिल अकेला अकेला कहाँ जा रहा है। मैंने कहा, अकेला कहाँ हूँ, पैसेंजर है ना पीछे। मैंने पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मैं देख के चौंक गया कि जो चाचा बैठे थे वो कहाँ गए। मेरा दोस्त बोला, कहाँ है यार कोई, तो अकेला ही तो बैठा है। मैंने कहा, अभी जस्ट बस स्टॉप से मैंने एक पैसेंजर बिठाए थे, पता नहीं चाचा कहाँ गायब हो गए, लगता है पैसे देने का हुआ इसलिए भाग गए होंगे। मेरे दोस्त ने कहा, यार दूर से तेरी रिक्शा देख रहा हूँ, मुझे तो कोई पैसेंजर उतरते या भागते हुए नहीं दिखा। मैंने उस बात को इग्नोर करके उनको पेट्रोल दिया और मैं आगे बढ़ गया। आगे जाते ही मुझे दूसरे बस स्टॉप पे एक शादीशुदा जोड़ा मिला। मैंने उनको बिठाया। वो लोग भी शायद कहीं मूवी देख के आ रहे होंगे। हम लोग ऐसे ही, बारिश लगातार चालू थी। अचानक से वही चाचा फिर से मुझे रास्ते में दिखे। मैंने उनके पास जाके अपनी रिक्शा रोक दी। मैंने कहा, चाचा ओ चाचा मेरे पैसे लाओ। क्या चाचा, आप तो भाग गए वहां से, मेरे पैसा कौन देगा। चाचा ने कहा, पैसे चाहिए तुम्हें, पैसे चाहिए, देता हूँ, आगे मेरा गांव है, वहां तक छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। मैंने चाचा को फिर से बिठा दिया। बारिश थी जो कि रुकने का नाम नहीं दे रही थी। अचानक से चाचा बोला, बस बेटा यहीं रोक दो। मैंने रिक्शा रोकी। आजू बाजू देखा तो बस जंगल झाड़ियां ही दिख रही थी। मैंने कहा, चाचा पूरे पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपको गांव तक छोड़ता हूँ। अंदर मेरे दूसरे पैसेंजर भी बोल रहे थे, चाचा हाँ ऐसे जंगल में मत उतरिए, आपके पैसे हम दे देंगे। पर चाचा अपनी जिद पे अड़े रहे। चाचा ने अपनी जेब में से पैसे निकाले, उसमें से एक 10 की नोट नीचे गिर गई। मैंने कहा, रुको चाचा मैं ले लेता हूँ। मैं जब नोट लेने झुका, मैं घबराहट से उठ खड़ा हुआ। मैंने फटाफट से रिक्शा भगाई और मैंने मेरे पैसेंजर से बोल दिया, पीछे मत देखना, कोई पीछे मत देखना। मेरे पैसेंजर भी डर गए। मेरे पैसेंजर बोले, अब तक आप पैसे के लिए उनको बोल रहे थे, अपने पैसे तो लेते, क्या हुआ। मैंने बताया कि जब मैं पैसे लेने नीचे झुका उनके पैर उल्टे थे। यह देख के
ये सुन के वो दोनों भी डर गए। मैंने कहा कोई पीछे मुड़ के मत देखना। मैं रिक्शा तेज भगा रहा था और वह चाचा मुझे बार बार आगे रोड पे दिखाई दे रहे थे। वो जोर जोर से बोल रहे थे, बेटा आपने पैसे ले लो, बेटा अपने पैसे ले लो, बेटा अपने पैसे ले लो। वो जितनी बार दिखाई दे रहे थे उतनी ही बार खूंखार होते जा रहे थे। जब लास्ट बार वो चाचा दिखे, गलती गलती कर रहे हो तुम, और उसके बाद वो नहीं दिखे। मेरे पीछे जो पैसेंजर बैठे थे उन्होंने आंख बंद कर दी थी। मैंने कहा बस भगवान का नाम देते रहो और पीछे मुड़ के मत देखना, अब वही है जो हमें बचा सकते हैं। आगे जाते ही गांव वाला इलाका आ गया। मैंने कहा अब डरने की बात नहीं है, उसकी सीमा वहीं तक थी, अब वो चाचा नहीं आएंगे। उतनी ही देर में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दो भयानक आत्माएं थी। उनको देखकर मेरा बैलेंस बिगड़ा। मेरी रिक्शा सीधा खंबे से जाके टकरा गई। मैं बेहोश होते होते खंबे पर जो पोस्टर लगा था उसे देखा। वहां पर लिखा था वहां पर लिखा था, सुमित और जाह्नवी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कुछ दिन पहले ही वहां एक्सीडेंट में 2 लोग की मौत हो चुकी थी। उतना पढ़ते ही मैं बेहोश हो गया। मेरी जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मुझे बताया गया कि मैं किसी को रोड साइड पे मिला और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल तक भेजा। यह घटना के बाद मैं रात को 11:30 या 12 तक ही रिक्शा चलाता हूँ और जल्द से जल्द घर आ जाता हूँ। ये मेरे साथ घटी हुई मेरे लाइफ की बहुत ही बुरी घटना है। एग्जाम का आखिरी दिन था। उस रात पंकज के फार्म हाउस पर पार्टी का तय हुआ था। रात के करीब 10 बज रहे थे। पंकज अपनी कार में पहले अवनी, फिर जस्सी और राकेश को पिकअप करने वाला था। अवनी और जस्सी अपने घर पे झूठ बोलकर आ रही थी। गाड़ी में म्यूजिक जोर शोर से बज रहा था। पंकज का फार्म हाउस गुड़गांव के पास था। करीब आधे घंटे का रास्ता बिना बिजली वाला और कच्चा था। पंकज ने स्टीयरिंग घुमाते हुए पूछा, अरे राकेश, बियर का इंतजाम कर लिया है ना? राकेश ने अवनी की ओर हंसते हुए बोला, अरे हाँ एकदम, बस इंतजाम हो चुका है। अवनी और जस्सी एक दूसरे के सामने देखकर हंस रही थी। तभी अवनी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, अरे ये तो अलीगढ़ वाला रास्ता है ना यार, इस रास्ते के बारे में बहुत सुना है। कहते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले लोग बहुत कम ही सलामत वापस आते हैं। जस्सी को अवनी की बात पसंद नहीं आई। सब हंसने लगे। तभी एकदम झटके से गाड़ी रुक गई। दिसंबर की सर्दी की वो रात थी और करीब 12:30 बजने वाले थे। सब राकेश की ओर देखने लगे। राकेश ने 3-4 बार गाड़ी का स्टार्टर लगाया, लेकिन सर्दी की वजह से वो भी चलने का नाम नहीं ले रही थी। सब गाड़ी में से उतरकर बाहर आए। तभी उस अंधेरी और कच्चे रास्ते पर सामने से कोई औरत आती हुई दिखाई दी। अवनी थोड़ा डर गई और वो बोली, गाइस चलो गाड़ी में, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ। इस भयानक रात में कौन इस तरह रास्ते पे निकलता है भला? राकेश ने हंसते हुए कहा, अवनी तुम भी खामखा डर रही हो, आसपास गांव है, सबके घर में टॉयलेट नहीं होता यहाँ। फिर भी अवनी और जैसी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। वो औरत सीधी चली आ रही थी और सफ़ेद ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पंकज गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठकर स्टार्टर देने की कोशिश कर रहा था। तभी वह औरत राकेश के पास से गुजरी। राकेश सहम सा गया। कुछ ठीक नहीं लग रहा था अब उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था अब उसे वो औरत में से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। औरत उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने वाले पत्थर पर जाकर बैठ गई। अब राकेश भी डर के मारे गाड़ी में आ गया। उसने पंकज को भी अंदर बुलाकर गाड़ी का दरवाजा बंद करने को बोला। पंकज पहले से ही ये बातों को मानता नहीं था।
वो गुस्सा हो गया। उसका सारा प्लान फ्लॉप हो रहा था। उसका फार्म हाउस पहुंचकर जल्दी से जस्सी को अपनी बाहों में लेना था। उसने खिड़की का शीशा नीचे कर जोर से पूछा, क्या क्या चाहिए बहन जी आपको? क्यों इतनी रात गए ऐसे सामने आकर बैठ गई है? आसपास कोई मैकेनिक हो तो बताओ, कम से कम गाड़ी तो ठीक हो जाएगी हमारी। सब सहम गए। अवनी का रोना भी शुरू हो गया। जसी ने पंकज को शांत हो जाने को कहा। राकेश डर का मारा हक्का बक्का रह गया। तभी वो औरत वहां से खड़ी हुई और चलकर गाड़ी की ओर आने लगी। पंकज ने गाड़ी का शीशा बंद कर दिया। अब उसको भी डर लगने लगा। पंकज ने फिर गाड़ी का स्टार्टर लगाया और तीसरी बार में गाड़ी फुड़फुड़ाती शुरू हो गई। वो औरत एकदम दरवाजे के पास आ गई थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। पूरे मुंह पर कटे फटे निशान थे जहाँ से खून निकल रहा था। ये देखकर चारों दोस्त बहुत डर गए थे। जसी और अवनी ने अपनी आंखें बंद करके रोना शुरू कर दिया था। राकेश और पंकज भी बहुत घबराए हुए थे। बहुत कोशिश के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। पंकज ने जोर से एक्सीलेटर दबा दिया और वहां से गाड़ी चल पड़ी तेजी से। सबने मिल के पीछे देखा तो औरत जमीन से 4 फुट ऊपर थी और वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी। ये देखकर चारों बहुत डर गए। पंकज ने अपनी पार्टी भी कैंसिल कर दी। पंकज ने सबको घर पे ड्रॉप कर दिया और सबको बोल दिया कि आइंदा उस फार्म हाउस पर हम कभी नहीं जाएंगे। पंकज ने कुछ दिनों बाद वहाँ पूछताछ की तो पता चला कि वहाँ हाल ही में किसी औरत का एक्सीडेंट हुआ था। तो उसी की रूह सबको दिखाई देती है और कोई गिने चुने लोग ही होते हैं जो यहाँ से जिंदा जा पाते हैं। पंकज ये सुनकर हक्का बक्का रह गया।